हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। तो आज हम अपने 19 मार्क्स जो है वो पक्के कर लेंगे हमारे 10th साइंस के पेपर में से। जी हां, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो इस साल नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं केस बेस्ड क्वेश्चन की, और इसके साथ साथ में कुछ जो हमारे असर्शन रीजन वाले होते हैं वो वाले क्वेश्चंस। कैसे इसको इजी बनाया जा सकता है, कुछ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज़ आप देखिए कि इस 2021 में जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंटली जो प्रैक्टिस करनी है वो ध्यान रखना है इस चीज़ का कि भाई उसमें इस तरह की ग्राफ वाली चीज़ें हो, ठीक है, ऐसे टैबुलर फॉर्म में। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड होता है, ग्राफ बेस्ड होता है, टेबल बेस्ड हो सकता है। तो ये सबकी प्रैक्टिस आपको होनी बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू उसको मैं बताने वाला हूँ। और ये जो फिलहाल मैंने मतलब काफ़ी रिसर्च लगा कैसे करना है, तो मैंने इस चीज़ को आपके सामने लाया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो आप समझ लो, ठीक है। इसका ये एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है कि गाइज हमारे जो 1 मार्कर हैं वो कितने हैं और कितने कवर किए जा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 13, ये आपको पता होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये हो गया आपके 13 नंबर के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये है आपके असर्शन रीजन, जो बहुत एकदम इस साल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है बट लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो। आप समझ सकते हो कि इसमें भी बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होती है। मैं इसकी बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे इसको ना, मतलब जैसे केबीसी में आप करते हो ना कि भाई 50-50 वाला जो ऑप्शन होता है वैसे कैसे किया जा सकता है, वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। एंड देन फाइनली कमिंग टू द 16 मार्कर, तो यहाँ पर ये 16 और ये 3 जो है 19 मार्क तो आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने सिस्टम को समझ लिया, ठीक है। तो इसमें केस बेस्ड कैसे करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 17 से 20 यानी कि जो मेजर 4 क्वेश्चंस है उसके अंदर 4-4 सब क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इनफैक्ट 5-5 होते हैं, 4-4 करना होता है आपको, है ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में 4 है तो 4 नंबर हो गए, 18 में 4 नंबर, ऐसे करके आपको पूरे 16 नंबर मिल जाते हैं। अब इसकी मैं आपको जो क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, ठीक है, ये अगेन हर एक टाइप को कवर करेगा और आपको बहुत ज़रूरी है कि ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपने कोई बुक की, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर बुक कौन सा करना है, बहुत कन्फ्यूजन है, यूट्यूब में एकदम तबाही हो रखी है, ठीक है, कौन सा बुक रेफ़र करें। और तो मैं डेफिनेटली, देखो मैंने जो बुक कही थी एड्यूकार्ट, ठीक है, मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर जो जितने टाइप के जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाता है। और साथ के साथ उसमें एक चीज़ और है कि भाई आपको जब एमसीक्यू का बताया जाता है, उसमें आंसर्स बताए जाते हैं, तो उसमें जो रिलेटेड थ्योरी है वो बताई जाती है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन दे के और समझा दिया या ऑप्शन दे दिया कि हाँ दिस इज करेक्ट और हो गया, वहां पर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रिलेटेड थ्योरी जो स्पेशली क्या करता है, ठीक है, देखो व्हाई आई एम सजेस्टिंग इट, तो आप समझना पड़ेगा इस चीज़ को। ये स्पेशली क्या करता है रिलेटेड थ्योरी, जो आपको आप सैम्पल पेपर्स या पुराने जो अगेन सीबीएसई के दिए हुए सैम्पल पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर के भी, वहाँ से भी सवाल बनते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वहाँ पर प्रॉपरली कवर्ड है। तो डेफिनेटली इसलिए मैं आपको एड्यूकार्ट सजेस्ट कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी जो पिछले साल लिए थे वो भी थैंक्स कह रहे थे, जिन्होंने अभी लिया है वो भी बता सकते हो, और जिन्होंने ऑलरेडी बुक ले ली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर कोई ऑलरेडी कोई भी किताब अगर आपने ले ली है तो भाई मैं हमेशा कहता हूँ किताब जो है कोई ख़राब नहीं होती, बट डेफिनेटली अगर हमको एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है तो दैट इज़ एडवांटेज। तो आपने ऑलरेडी कोई किताब ली है कोई बात नहीं, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है क्या इस तरह से कवर्ड है, नहीं है तो वैसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर और अगर आपको एड्यूकार्ट की बुक लेनी है तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, लिंक आपको दे दी गई है, ओके। इसके अलावा अभी हम शुरू कर रहे हैं असर्शन रीजन। सबसे पहला इसको प्रैक्टिस करना है। सर इसकी कोई ट्रिक बताओ, तो ट्रिक मैं आपको देखो ये बता रहा हूँ। अब इसमें होता क्या है, नॉर्मली इसका तरीका समझ लो, अगर आपको पता नहीं है इसका तरीका समझ लो कि इसमें आपको क्या दिया रहता है, 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, ठीक है। एक तो प्रॉपर स्टेटमेंट है और एक ये कहा गया है कि एक आपका रीजन है, उस स्टेटमेंट का रीजन है, ऐसा बताया गया है। अब आपको करना क्या है,
आपको इसमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या बोला है, आपको इसका आंसर ए कब करना है, आपको इसका आंसर ए कब करना है। देखो ट्रिक बताऊंगा मैं, ध्यान से देखना। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी दोनों ट्रू है, और जो बी यानी जो रीजन है, ठीक है, ए एन बी बोल रहा हूं, ए एन आर बोलो इसको, ए एन आर, ठीक है ना। तो ए एन आर मतलब ये दोनों चीजें ट्रू है, असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, स्टेटमेंट वाइज ट्रू है, लेकिन एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, मतलब ये दोनों ट्रू भी है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर ऐसा है तो आपको आंसर क्या करना है, ए करना है। ठीक है, इसके बाद आपको बी कब देना है, आपको ऑप्शन बी कब बोलना है इसमें, व्हेन मतलब जब आपका आंसर बी कब होगा, जब ये दोनों बातें ट्रू है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है लेकिन ये जो रीजन बताया गया वो इस असर्शन का नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको बी कहना है। अच्छा, सी ऑप्शन कब होगा, सी ऑप्शन तब होगा व्हेन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट वाइज सही है पर ये स्टेटमेंट वाइज ही गलत है, तो रीजन तो होगा ही नहीं एनी हाउ। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज ही गलत है, तब जो है आपको सी कहना है। अच्छा, डी कब बोलना है, डी आंसर तब होगा व्हेन ए इज फॉल्स बी इज ट्रू, मतलब ये वाला फॉल्स है स्टेटमेंट और ये ट्रू है, तब आप डी बोलोगे। ठीक है, अब सर ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना। सर ट्रिक क्या है, तो देखो आप केबीसी में देखते हो ना 50-50 वाला ऑप्शन होता है, तो 50-50 मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन में से 2 मिटा दिए, 2 गलत जो है वो मिटा दिए जाते हैं। अब वैसे समझ सकते हो कैसे, कि ABCD में से हमको देना है आंसर। ठीक है, अब मैं आपको ये कहूं कि आप बहुत फट से पता लगा सकते, थोड़ी सी अगर लॉजिक है स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा लॉजिक है तो आप फट से पता लगा सकते हो कि या तो आंसर ए बी होगा या तो आंसर सी डी में से होगा, मतलब आपको 4 में से नहीं फिर 2 में से सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो देखो कैसे होगा ये कि 2 कैसे मिटा दिए जाएंगे। अब देखो अगर आपको लग रहा है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लो बस, पहले आप दोनों स्टेटमेंट पढ़ लो आप, और अगर आपको लग रहा है कि पहला और दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है, अगर ये लग रहा है कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है ना, लॉजिकली अगर ये पता लग गया कि आपको दोनों स्टेटमेंट सही है, हमने पढ़ा है ये सही है, तो ऐसा करते ही आप जो है क्या कर देते हो, सी और डी को हटा देते हो, ये दोनों को अरेज कर देते हो, है ना। क्योंकि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू निकले, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो यही होगा ना, ए एंड आर आर ट्रू, बाकी ये देखना है कि हाँ भाई असर्शन उसके रीजन को सेट कर रहा है कि नहीं, ये एक टास्क होगा। बट कम से कम आपने 2 ऑप्शन तो हटा दिए, इतना ही है कि अब इन दोनों में से एक है। ठीक है, मतलब चांस जो है अब और अच्छा 50-50 का चांस हो गया यार इसमें, समझ में आया, नहीं तो फिर 25% करेक्ट होने का चांस था, जब 2 ही ऑप्शन बचे तो 50-50 का चांस हो गया। तो ये लॉजिक आपको लगानी है, तो कभी भी आप देख के डरो नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत दिमाग से कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा सर क्या अगर मतलब सी और डी कब होगा, तो आप खुद सोचो कि यार आपने दोनों स्टेटमेंट पढ़े, उसमें से लग रहा है कि यार एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत ही है, ये तो है ही नहीं स्टेटमेंट, तो भाई क्या करना है, तो ए बी हट गए क्योंकि ए बी तो ट्रू होगा ही नहीं, तो ये दोनों, ये देखो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये ए और बी वाले ऑप्शन में होता है, ए एंड आर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये कब होता है, ए और बी वाले में। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि एक भी गलत है स्टेटमेंट, तो सीधा उस टाइम पे ये दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे, फिर सी और डी में से सिलेक्ट करना है आपको। आ गई ये बात समझ में, अगर ये लॉजिक अगर आप यूज करते हो तो उसके बाद आपका जो टास्क है इस वाले पार्ट में वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं हमारे इस स्टेटमेंट के बारे में, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस। जी हाँ, कॉनकेव मिरर यूज होते हैं, ठीक है ना, जो बल्ब होता है टॉर्च के अंदर, जो बल्ब होता है उसके पीछे क्या लगा होता है, कॉनकेव मिरर लगा होता है, सही है। ठीक है, व्हीकल हेडलाइट्स एंड इन सर्च लाइट्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है सर, दिस इज ट्रू। अच्छा इस रीजन देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी सही है, पढ़ा है कि नहीं कॉनकेव मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर में ये बोला गया है कि जब
सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड, ठीक है ना भाई, इसमें तो होता ही, इसमें मैक्सिमम केसेस में रियल इन्वर्टेड होता है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम केसेस में रियल इन्वर्टेड होता है। तो आप देख सकते हो ये इमेज फॉर्म सही है, मतलब दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। जैसे ही मुझे पता लग गया कि हाँ ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो मेरा काम आसान हो गया, ये दोनों को डिस्कार्ड कर दिया मैंने, यानी कि अब मुझे पिक क्या करना है, या तो ए या तो बी, यही पिक करना है भाई, सही है। अब बस ये देखना है कि क्या ये इसका रीजन है कि नहीं, यहां पर आपका टास्क बन जाता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि तुक्का 50% चांस बन तो गए कि हाँ या तो ये जय माता दी नहीं करना, लेकिन सोच के कर सकते हो। अब यहां पर देखें, पहला स्टेटमेंट ये बोला गया था कि हाँ कॉनकेव मिरर यूज होते हैं एज ए रिफ्लेक्टर, ठीक है, टॉर्च में, पर इसका एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअल रीजन ये है कि हम उसमें बल्ब को कहां रखते हैं, उसके फोकस पे, ताकि लाइट जो है वो ऐसे पैरेलल निकले और दूर तक ट्रेवल करे। तो उसका रीजन तो ये हुआ, और दिस इज नॉट द रीजन, ये तो रियल इन्वर्टेड होने से क्या मतलब है, कुछ फायदा है नहीं। सो ऑब्वियसली दोनों चीजें ट्रू है, बट द रीजन इज नॉट सेटिंग विद द असर्शन। तो जब ऐसा होता है, ये बट लग गया, तो भाई आंसर बी। आगे देख लो, मैं जो एग्जांपल्स दिए ना, देखो डेफिनेटली आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो अच्छा है, तो आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, ठीक है, वो हम कर रहे हैं, बट आप भी करो, जितने हो सकते हैं उतने सैंपल पेपर्स करो, ठीक है, दैट विल बी अ बिग एडवांटेज, ठीक है। इसके बाद असर्शन ए क्या दिया है, देखो अब ये ऑप्शन में है तो अच्छी बात है भाई, जब ऐसे मिल जाए तो और अच्छा है, इंटरनल ऑप्शन मिल गया है तुमको। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्कड वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो लाइटर एलिमेंट्स के लिए ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है, क्या ऐसा है? आगे न्यूलैंड अज्यूम, ऑब्वियसली ये तो हमने उसके लिमिटेशन में पढ़ा था ना, तो दिस इज ट्रू, यस दिस इज ट्रू, मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। इसके बाद न्यूलैंड अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर, ये भी बात सही है, ये भी लिमिटेशन में आता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। पर क्या ऐसा है क्या कि न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो लाइटर एलिमेंट के लिए इसलिए काम करता है, बस लाइटर एलिमेंट के लिए ही इसलिए काम करता है क्योंकि सिर्फ 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं? क्या उसमें कोई लिंक है? नहीं। सो दिस इज नॉट, अगेन नॉट सेटिंग अप विद दैट, ठीक है, ये उसके हिसाब से कुछ उसका रीजन नहीं लग रहा। तो अगेन इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी ऑप्शन बी आएगा। बी क्या था कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ठीक है, यहां भी वही हो गया। अच्छा, इसके बाद वाला देखते हैं। द अटोमिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द first three elements of first group in modern periodic table are shown as potassium का atomic size, atomic radii या atomic size is greater than sodium का, greater than lithium का, ठीक है। where जो रेडियस होता है वो पिकोमीटर में होता है, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये क्या ऐसा फैक्ट है, ये क्या ये फैक्ट है कि 3 एलिमेंट का फर्स्ट ग्रुप, दिस इज फर्स्ट ग्रुप ना, ये होता है फर्स्ट ग्रुप, तो इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम है ना, हली ना करे रब से भरिया, तो ठीक है, ऐसे डाउन। और हमको पता है कि लिथियम के पास होते हैं 2 ऑर्बिट्स, सोडियम के पास होता है 3 ऑर्बिट, पोटेशियम के पास होता है 4 ऑर्बिट, ठीक है। तो क्या ये देखो यहां क्या दिया था, पोटेशियम का साइज बड़ा है सबसे, यस ट्रू है, सोडियम का उससे छोटा, लिथियम का उससे छोटा, यस, सो दिस इज ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, आगे द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, तो साइज इंक्रीज हो रही है, ये भी फैक्ट है, हो ही रहा है ना, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। पर अब देखो, अब तुम बताओ कि कमेंट करके बताना कि इसमें पहले वाले में हमको यही बताया कि हाँ पोटेशियम का साइज इज ग्रेटर देन सोडियम का एंड दैट इज ग्रेटर देन लिथियम का। अब सेकेंड स्टेटमेंट जो रीजन है वो ये बताया जा रहा है कि हाँ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। हम देख सकते हैं, हमको पता है यहाँ ट्रेंड में कि इंक्रीज हो रही है, डेफिनेटली यहाँ पर ये इसका रीजन सेट बैठ रहा है। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली हम इसका आंसर क्या देंगे, ए, है ना। ए का मतलब क्या है,
both A and B are true and R is correct explanation for the assertion, so that is correct। इसका तो A आ गया सर। आगे बढ़े, एक नंबर फिक्स हो गया यहां पर भी। अगले वाले में देखते हैं असर्शन A। असर्शन क्या दिया हुआ देखो, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स सब्टल चेंजेस इन द बॉडी डिजाइन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। होता है ना, मतलब कि जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहे हैं अगले जनरेशन, तो उसमें हमेशा क्या हो रहा है कि जो देर आर सब्टल चेंजेस, मतलब देर आर डिफरेंसेस अकरिंग। अगला जनरेशन में प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले कुछ तो चेंजेस रहते हैं, होते हैं ना। सो दिस इज ट्रू, यस एब्सोल्युटली ट्रू। अब देखना ये होगा कि हाँ भाई ये वाला भी ट्रू है क्या। ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड इफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व्ड। अब देखना यहां पर हमने ये पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो यार कमाल की क्लोनिंग होती है, कमाल की क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब बहुत सिमिलैरिटी होती है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, ग्रेटर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, कि ज्यादा डिफरेंसेस तब देखे जाते हैं जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये तो गलत बात है यार। डिफरेंसेस किस में ज्यादा देखे जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। जैसे ही एक फॉल्स आ गया, भाई ए भी तो होगा नहीं ऑप्शन में, मतलब हमारे आंसर में ए या बी तो नहीं होगा, मतलब सी और डी में से सेलेक्ट करना है। अब देखना भाई, ये देखना दिलचस्प होगा कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। भाई कौन सा है? ये तो और ज्यादा आसान है, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। ये तो और ज्यादा इजी था, सीधा अपना क्या आ गया, सी आ गया, हमारा आंसर हो गया सी। सो गाइज यहाँ पर वो जो मैंने बताया वो आपको हेल्प करेगा। मतलब देखो, आपको ऐसा नहीं कि आप पढ़े ही नहीं हो तो आप आंसर कर पाओगे, ऐसा नहीं है। तब तो हमेशा तुक्का ही होगा। लेकिन अगर आपने पढ़ा है, कंफ्यूजन ज़्यादा इस टाइप में यही होता है कि सर ये चार में से कौन सा सेलेक्ट करें, मतलब सही तो लग रहा है ये वो। तो पहले दिमाग को क्लियर करो कि है क्या चीज़, ये असर्शन रीजन है। तो यहाँ पर अगर दोनों बातें ट्रू लग रही है तो ए और बी में से एक होगा। अगर कोई बात यहाँ फॉल्स लग रहा है, जो तुमको लग रहा है कि हाँ ये तो पक्का ही फॉल्स है, समझो दोस्त ये जो असर्शन है रीजन है, ठीक है, तुमको इसके बारे में समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, पर ये लग रहा है कि हाँ ये स्टेटमेंट समझो तुम समझ में नहीं आ रहा, पर ये वाला लग रहा है कि हाँ दिस इज फॉल्स। तो इतना तो है कि यहाँ सी और डी में से होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये फॉल्स निकल गया, अब समझना, अगर ये फॉल्स निकल गया तो हमारे ऑप्शन के अनुसार क्या होना चाहिए। तुम खुद सोचो कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स निकल गया तो हमारे ऑप्शन में क्या है, देख लो। ये दूसरा वाला फॉल्स तो पहला ट्रू ही होगा, और कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत ट्रिकी है, बहुत मतलब ट्रिकी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपना दिमाग लगा के कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने असली, जो बच्चे इसको संकट मान रहे हैं, ये सारी केस वेस है ना, लग तो रहे कि हाँ बोर्ड ने ऐसे मतलब लॉलीपॉप तो दे दिया है कि हाँ आसान कर दिया जाएगा, ऑप्शन मतलब आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आ रहे हैं, पर बच्चे ज़्यादा परेशान भी इसी से हो रहे हैं। मतलब ये हमेशा से रहा है कि जब भी तुम सोचते हो कि ऑब्जेक्टिव है तो भाई पेपर ईजी है, बट थोड़ा सा रुक जाओ, गड़बड़ यहीं पर होती है। सो दिमाग लगाना है इस चीज़ में भी कि सर ये मुश्किल नहीं है, पहले दिमाग से निकाल दो कि ये हार्ड है, ये डिफ़िकल्ट है, ये मुश्किल है, ठीक है। ये बहुत हार्ड वाली जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में बैठा हुआ है, इसको हटा दो और वो बोलना शुरू करो बहुत हार्ड, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं, बहुत हार्ड, बहुत फर्क होता है दोनों में, है ना। तो आते हैं हम केस बेस वाले में, और जो बड़े बड़े से जो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट लगते हैं, देखो क्या होता है ना, काफ़ी टाइम भले दिया है तुमको इतना सारा, पर जो पूछा जाता है ना वो तुमको सटीक तरीके से तुम आंसर कर सकते हो। मतलब इसमें मैंने ये भी देखा ना काफ़ी टाइम कि तुम बहुत बच्चे ये भी करते हैं कि यार ये छोड़ो इसको, सीधा यहाँ पर आंसर करते हैं। तो ये भी एक थोड़ा होता है कि बिकॉज ये हम तुम्हारे कॉन्सेप्ट से ही है, कहीं कहीं पर कुछ क्वेश्चन में जो है तुमको देखना जरूरी है, थोड़ा सा एडिशनल होता है, बट अगेन लेट अस सी, ठीक है। तुम यहाँ पर मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, रीड आउट कर लो भाई। तो यहाँ करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 से 20 में, ठीक है, 5 सब पार्ट्स होंगे। यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी 4 आउट ऑफ दीज। 5 क्वेश्चंस में सिर्फ 4 ऑप्शन, मतलब 4 क्वेश्चंस को तुमको अटेम्प्ट करना है हर एक में। मतलब ये 17 है तो 17 वाले में जो ये पैराग्राफ दिया है इसके नीचे 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, एक नंबर के, आपको 4 कोई भी 4 आंसर करना है। बहुत अच्छी बात है।
रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस. ओके, सो क्या है? पीरियोडिक ट्रेंड आर स्पेसिफिक पैटर्न्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स दैट आर रिवील्ड इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, हाँ तो वो तो पता ही है हमको, ट्रेंड है इसके अंदर भाई, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. मेजर, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो तुमको पता है वही चीज़ दी है. मेजर पीरियोडिक ट्रेंड इंक्लूड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी. मैं अगेन कह रहा हूँ कि भाई अगर तुमको नहीं पता ज़्यादा कुछ, ये तो पता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चीज़ होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, तुमको नहीं पता कि चलो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, देखेंगे ना यार आंसर, उसमें ऑप्शन देखो, इसमें परेशान नहीं होना. अरे यार मैंने पढ़ा ही नहीं, अब तो पता नहीं क्या होगा. यहाँ नेगेटिव नहीं होना. देखो मेटालिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी, पीरियोडिक रेकरेंस ऑफ एलिमेंट्स. अच्छा, ये सब मतलब क्या बताया गया? बहुत सारे ट्रेंड्स जो है वो यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं या वेरिएशन होता है लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम. ठीक है, पीरियोडिक रेकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज व्हेन द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. है ना, अगेन वही बात बोलिए कि मतलब पीरियोडिक रेकरेंस मतलब हर एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी जो है रिपीट होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम द पीरियोडिक रेकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर शेल्स ऑफ रिस्पेक्टिव एटम्स. ठीक है, ये बात भी हमको पता है कि हर एक फिक्स स्टेप के बाद ये भी होता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी फिक्स है. जैसे हमको पता है कि फर्स्ट ग्रुप में जितने एलिमेंट्स आएंगे, है ना, हमने अरेंज तो किया है वैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, फर्स्ट ग्रुप में जितने एलिमेंट्स आएंगे उन सबके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1. सेकंड ग्रुप में जितने आते हैं उनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है. वही तो बताया जा रहा है यार, है ना. पीरियोडिक ट्रेंड अराइज फ्रॉम द चेंजेस इन एटॉम. देखो एक बात और ध्यान रखना है आपको ना, मतलब टाइम मैनेजमेंट भी करना है. तो ऐसा नहीं कि बस पढ़े रह गए इसी के अंदर 5 नंबर जितना टाइम लगा दिया. ठीक है, मतलब 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको. तो ये ध्यान रखना, आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं देना है इसके अंदर. ओके, देन केमिकल एलिमेंट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल. देखो वही बात दी है, अगेन घुमा फिरा के फिर वही बात दे रहे हैं, है ना. ड्यू टू द पीरियोडिक ट्रेंड द अननोन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी पार्शियली नोन. द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स अलॉन्ग द थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप इज शोन बिलो. चलो सवाल देखते हैं अब. यहाँ पर एटॉमिक साइज के बारे में बताया जा रहा है. देखो ये क्या बोला गया है, ये देखो मतलब ऐसे देख के लगे पता नहीं क्या है सर, ये तो आएगा ही नहीं आएगा हमको. देखो ये थर्ड रो मतलब क्या, थर्ड पीरियड के बारे में. ठीक है, थर्ड पीरियड के बारे में, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोलते हैं ना, तो थर्ड पीरियड के बारे में बताया जा रहा है, ये वाला ऐसा शेप में. तो ये थर्ड पीरियड के बारे में देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, थर्ड पीरियड. ठीक है, एटॉमिक्स रेडियस के बारे में. अच्छा, और ये वाला जो ऐसे बॉक्सेस हैं वो क्या है, किसके बारे में बता रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप के बारे में. तो बेसिकली फर्स्ट ग्रुप में आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना, यही सब होता है. तो फर्स्ट ग्रुप का ट्रेंड यहाँ दिया है ये वाला, और थर्ड पीरियड का ट्रेंड यहाँ दिया है. नो नीड टू चेक द साइज, मतलब बस यही है कि एटॉमिक रेडिया यहाँ पिकोमीटर में है और डिक्रीजिंग में है. मतलब आप समझ रहे हो, ये जो है थर्ड पीरियड वाला बताता हूँ. तो थर्ड पीरियड मतलब ये, तो ये हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, है ना ये. तो अब हमको एटॉमिक साइज का तो पता ही है यार कि लेफ्ट टू राइट जो है एटॉमिक साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. दिस वी नो द ट्रेंड, है ना, वही बताया है. लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है. इतना क्या टेंशन लेना है. सवाल देखते हैं हम लोग. ठीक है, व्हाट हैपेंस, यहाँ थोड़ा छोटा लिखा हुआ है तो आई थिंक कि शायद तुमको देखने में दिक्कत हो. एक मिनट रुक जाओ, और इसको हम क्या करें, डी सेलेक्ट करता. चलो, तो अब दिख रहा होगा शायद भाई साहब. अब देखो, what happens to the electropositive character of element on moving from left to right. Now you know that electropositive character होता क्या है, बता दो भैया इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है.
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटालिक। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पता नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट मेटालिक नेचर क्या होता है, मेटालिक नेचर क्या होता है लेफ्ट टू राइट, कम होता है, लेफ्ट में बेस्ट मेटल्स। सो डिक्रीज है भाई, सीधा बी आ गया ऑप्शन। अब इससे रिलेटेड भी नहीं था भाई, बस ये है कि हाँ मेटल्स होने से वो आपके वो ट्रेंड के बारे में बताया, पूछा जा रहा है, बता दिया हमने। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक। मैं इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको, मैं तो ये कहूँगा ना कि आप पहले ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पर आ जाना। अगर आपको टाइम बचाना है डायरेक्टली यहाँ पर आओ। अगर लग रहा है कि यार ये तो टॉपिक हमारे बाएं हाथ की चीज़ है, कोई बहुत नई बात नहीं बताइए, डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओ। ओके, इसके बाद देखो ना, अभी पहला वाला तो भाई कोई डायरेक्टली हम आंसर कर सकते हैं, ट्रेंड हमको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट बोरॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। अच्छा, तो ये वाला हो गया आपका ऐसे, एक मिनट में आता हूं एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो ये ऐसे वाले ट्रेंड में आएगा ना, क्योंकि ये आपका अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखोगे तो क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, मतलब ये आ गया आपके कौन से वाले ट्रेंड में, लेफ्ट टू राइट वाले में आएगा। ठीक है, तो पहले आ गया बोरॉन, है ना, तो पहले आ गया, मान लो यहाँ पर बोरॉन आ गया, फिर उसके बाद कार्बन है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन है, तो उसी सेट में बोरॉन के बाद आ गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद आ गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद आ गया फ्लोरीन। ठीक है, तो मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से करो, एक मिनट मैं ऐसा नहीं करता, तो लिख के बताता हूँ। ओके, सो एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखोगे तो जैसे यहीं पर मान लो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो इसमें आप देख सकते हो कि एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यानी अभी हमारे पास कौन सा एलिमेंट बोला गया था हमको, कौन सा एलिमेंट, फ्लोरीन, और कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरॉन, ये हो गया, और ये एलिमेंट। तो ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, देखो डिक्रीजिंग साइज है, सबसे बड़ा एलिमेंट होगा बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, तो बोरॉन सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली देखो ये सबसे बड़ा है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, तो ऑब्वियसली द आंसर इज बी, कि फ्लोरीन स्मॉलर देन ऑक्सीजन, स्मॉलर देन नाइट्रोजन, है ना, फ्लोरीन स्मॉलर देन ऑक्सीजन, स्मॉलर देन नाइट्रोजन, स्मॉलर देन बोरॉन, ये हो गया। देन इसके बाद सी वाला ऑप्शन देखते हैं। अगेन थोड़ा मैं जूम करता हूं, मे बी दिक्कत हो रही हो तो, कहां पर आ गया, ओके, देख लो ये वाला ट्राई करो, क्या दिया है, एलिमेंट ए, बी, सी एंड डी बिलोंग टू ग्रुप 2, 13, 14, 16 रिस्पेक्टिवली ऑफ पीरियोडिक टेबल, विच ऑफ द टू एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहां पर ये बताया कि ए जो है वो सेकेंड ग्रुप में है, बी जो है वो 13 ग्रुप में है, सी जो है वो 14 ग्रुप में है, और डी जो है वो 16 ग्रुप में है। तो यहाँ पर कौन से दो एलिमेंट्स जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, दो मेन होते हैं, एक आयनिक, एक कोवैलेंट। आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच में होता है। बस देख लो कौन सा यहाँ पर हमें दो नॉन मेटल है, तो ऑब्वियसली जो सेकेंड ग्रुप में है वो मेटल ही होता है, जो 13 ग्रुप में है लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन वाले वो भी मेटल्स ही होते हैं, एल्यूमिनियम जैसे। तो ये दो तो है नहीं, मतलब ए और बी तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 14th और 16th वाला, जो 14 ग्रुप में है उसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे कार्बन हो गया, और 16th वाला लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो भी नॉन मेटल ही होगा। तो 14th और 16th वाला ग्रुप वाला यानी सी और डी वो दो एलिमेंट है जो आपस में कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे बिकॉज दे आर नॉन मेटल। सो द ऑप्शन इज दिस डी। भाई समझ आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ कमेंट करके। ठीक है, कमेंट करके बताओ भाई, मुझे लाइक शाइक नहीं पसंद है, कमेंट करके बताओ इफ़ यू आर लाइकिंग इट। तुमको इस तरह की चीज़ें चाहिए, प्रैक्टिस करनी है कि ना करनी, कुछ और करना है, डांस करना है, बता देना। अच्छा, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग
डज नॉट चेंज while मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन सी चीज चेंज नहीं होती इसमें से? एटॉमिक साइज नीचे जाने पे चेंज नहीं होती क्या? अरे बढ़ती है ना साइज, एक एक ऑर्बिट बढ़ता है, तो ये तो चेंज हो रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ डज नॉट चेंज बोला है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी चेंज होती है, क्या नहीं होता? नंबर ऑफ शेल इन द एटम बढ़ता है यार, एक एक ऑर्बिट बढ़ती है, एक एक शेल बढ़ती है, वो भी चेंज होता है। क्या नहीं चेंज होता? वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप में तुम आओ, फर्स्ट ग्रुप में तुम नीचे जाते जाओ, सबके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। सबकी वैलेंसी 1 हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी 1 है। ऐसे कोई भी ग्रुप में जाओ, आप सेकेंड ग्रुप में जाओ, सबके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। सो क्या नहीं चेंज हो रहा है इनमें से? वैलेंसी इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। वैसे तो हमारे 4 हमने कर दिया आंसर, 5वां हमारे लिए क्या था? ऑप्शन था, पर ठीक है हम देख लेते हैं यार यहाँ पर। एन एलिमेंट एक्स इज इन थर्ड पीरियड एंड 16th ग्रुप ऑफ मॉडर्न टेबल, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो आई डोंट थिंक कि तुमने यहाँ पर जो भी हम आंसर करा है इसमें उसका यूज किया, जो तुम परेशान होते स्टेटमेंट और ये, तो एक मैं पर्सनली कहूँगा कि ट्रिक यही है कि पहले सीधे यहाँ जंप करो, ट्राई टू डू दिस। अगर कहीं फंस रहे हो देन मेरे ख्याल से नहीं फंसोगे यार, तुम्हारे पास इतने ऑप्शंस है, ठीक है। लेकिन हाँ, सब जगह पे नहीं चलेगा, अभी आगे हम सवाल देखेंगे वहां पर तुमको जो है टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है? एलिमेंट एक्स इज इन थर्ड पीरियड एंड 16th ग्रुप। थर्ड पीरियड और 16th ग्रुप, 16th ग्रुप मतलब क्या हो गया? लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पीरियड यानी कि 3 ऑर्बिट्स होंगे उसके पास, है ना। तो इट इज नॉन मेटल हैविंग वैलेंसी 6। वैलेंसी 6 क्या होता है यार? इट इज नॉन मेटल हैविंग वैलेंसी 2। हाँ ये सही है ना। लास्ट में देखो 16 ग्रुप में लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 एक्सेप्ट करने वाला, यानी वैलेंसी 2 हो गई, ठीक है। तो ये तो सही है। इसमें क्या बोला? करेक्ट स्टेटमेंट पकड़ना है, पर ध्यान दो यहाँ पर 2-2 का सेट बनाया गया है, मतलब और देखना पड़ेगा। इट विल फॉर्म आयोनिक कंपाउंड विथ सोडियम। इट विल फॉर्म आयोनिक कंपाउंड विथ सोडियम, बना सकता है ना, नॉन मेटल है तो सोडियम से आयोनिक, मेटल से आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। यस, तो ये भी सही लग रहा है। तो यानी ये तो हो गए, आगे देखते हैं। इट विल फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड विथ सोडियम। अरे सोडियम मेटल है, वो कहाँ कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म कर? सो मेरे ख्याल से सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, यानी ये आपका बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस, आगे बढ़े हैं और फोड़ दें इसको। रीड, अगेन रीड करना है भाई, और बायोलॉजी वाला पार्ट है और कुछ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया गया, ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस का है, देख लो। यू हैव एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेस टू द टॉप ऑफ द टॉल ट्री। भाई मतलब जमीन से पानी, मतलब रूट से ऑब्जॉर्ब कर रहे हो, टॉप तक पहुंचा रहा है पानी। हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं। और फॉर दैट मैटर हाउ एंड वाई सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, है ना। मतलब बेसिकली प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। आप रीड कर सकते हो, रीड मेरे ख्याल से बड़ा ही है, ठीक है। प्लांट्स नीड टू मूव मॉलिक्यूल ओवर very long distances, much more than animals do. They also do not have a circulatory system in plants. Water take up by the roots has to reach all parts of the plant up to the very tip of growing stem. The photosynthetes or food synthesized by leaves have also to be moved to all parts including the roots. मतलब सोचो कि पत्तों से जो फोटोसिंथेसिस होके जो फूड बन रहा है उसको भी रूट्स तक ले जाना है भाई, टास्क तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। एम्बेडेड डीप इनसाइड द सॉइल हैज ऑल्सो टू बी मूव्ड, ओके ये हो गया। मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस से विद इन द सेल अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स एंड फ्रॉम सेल टू द सेल विद इन tissue has also to take place. Over small distances, substances move by diffusion and by cytoplasmic streaming, supplemented by active transport. Transport over longer distances proceeds through the vascular system, the xylem and phloem, and is called translocation. ठीक है, वैसे ट्रांसलोकेशन यहाँ पर आपको समझना है ट्रांसलोकेशन मतलब क्या है, ये जाइलम और फ्लोएम बोल दिया है, लेकिन उसमें यूज होता है डेफिनेटली, बट स्पेशली जब तुमको ट्रांसलोकेशन बोला तो इट इज व्हाट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। यस, आगे क्या बताएं भाई, सर्दी वर्दी हो रखी है यार, सर्दी ने सर्दी दे दिया, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू
ऑफ प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स, है ना, हमको पता है ट्रांसपिरेशन मतलब क्या है, वाटर लॉस जो उसके पत्तों से, स्टेम, फ्लावर से, ठीक है, पानी का लॉस होता है वो स्टोमेटा एंड ऑल से, ठीक है। वाटर इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स बट ओनली फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टेकन अप बाय द रूट इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। मतलब पानी जो है प्लांट्स के लिए जरूरी है, पर वो जितना रूट से अब्जॉर्ब करता है उतना जरूरत थोड़ी पड़ता, उससे बहुत कम वो लेता है बेसिकली, उससे बहुत कम वो मतलब अपने लिए यूज करता है, बाकी तो सब ट्रांसपिरेशन में उड़ रहा है। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कितना ट्रांसपिरेशन होगा प्लांट्स में से ये बाहरी चीजों पे बहुत डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। हाँ, तो कुछ यहाँ बताया है, जैसे कुछ प्लांट्स दिए हैं जिनका नॉर्मल ट्रांसपिरेशन रेट दिया है कि भाई 1 घंटे में कितना ml पानी वो लूज करता है बाय ट्रांसपिरेशन, और पंखा अगर चालू कर देंगे उसके आसपास में हवा चला देंगे तो उससे कितना जो स्पीड है ट्रांसपिरेशन की वो बढ़ जाएगी विंड से, है ना। मतलब जैसे इवेपोरेशन होता है, तुमने पढ़ा है 9th में, लगभग वैसी चीज़ आ गई यार। इट ऑल्सो भाई जितना टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, मतलब हीटर चला दिया तो ट्रांसपिरेशन तेज हो गया, देख सकते हो आप। और अगर लाइट चला दी, अगर लाइट है मतलब दिन का टाइम है तो उस टाइम पे भी थोड़ा बढ़ गया रिलेटिवली, मतलब दिन में ज़्यादा होता है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो अब यहाँ पर हमको उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना, लेट अस सी। हाँ, अब देखो इन फैक्टर्स का ही ये हो गया आपका लाइट, ये हो गया हीट का इफेक्ट, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, और ये हो गया विंड का। तो देख सकते हो लाइट, टेम्परेचर मतलब वही हीट इफेक्ट और विंड। तो ये बताया कि आप इसमें ग्राफ में भी, यहाँ भी देख सकते हो टेबल में भी, कि हीट में भी ट्रांसपिरेशन फास्ट हो रहा है, लाइट में भी फास्ट हो रहा है, और जितना ज़्यादा हवा चलेगी उसमें फास्ट हो रहा है। तो मतलब जितना ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज होता है, देख सकते हो आप, इट इज इंक्रीजेस बेसिकली विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड या इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड ऑल्सो इन द विंड स्पीड। तो यानी कि इन सब के साथ वो इंक्रीज हो रहा है डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं, बट इंक्रीज हो रहा है ट्रांसपिरेशन, इनके बढ़ने से बढ़ रहा है। एक पॉइंट पे सैचुरेट हो अलग बात है, दिख रहा है आपको ग्राफ में, ये सब दिया गया है, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं दिया है, बस अंडरस्टैंड करना, थोड़ा इसको एनालाइज करना है। और ह्यूमिडिटी में इन्वर्सली होता है, ये हमने इवेपोरेशन में पढ़ा है ना, कि जितना वातावरण में जितना नमी ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो भैया वो पानी थोड़ी अब्जॉर्ब करेगा आपसे, तो ट्रांसपिरेशन भी कम हो गया, यू कैन सी देयर। अब सवाल देखते हैं भैया, सवाल क्या है, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो यहां पर दिए हैं इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन, ट्रांसपिरेशन क्या है या किस चीज में हेल्प करता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ठीक है भाई। अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स ऑल्सो, यस बिल्कुल सही, वाटर और मिनरल्स साथ में ले जाता है। अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ये गलत है। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट तो भाई ऊपर ही बनता है, तो उसका कहाँ अपवर्ड मूवमेंट है ना, वो तो बेसिकली सब जगह ऊपर नीचे दोनों जगह हो सकता है, ठीक है, तो वो तो फ्लोएम का काम है, तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन में थोड़ी ना होता है वो, ठीक है। और टेम्परेचर रेगुलेशन, हाँ भाई पानी है तो टेम्परेचर रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन तो कर ही देगा। मतलब देखा जाए तो स्पेशली दिस इज वेरी वेरी अपोजिट, है ना, कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को थोड़ी ना वो अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। तो ये सरासर, भले आपको ये समझ ना आ रहा है, पर ये तो गलत ही है ना, इनकरेक्ट ढूंढना था, तो दिस इज सी वाला इनकरेक्ट है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अगेन फॉर ट्रांसपिरेशन, इट ऑकर्स बाय स्टोमेटा, हाँ बिल्कुल, लेंटिसेल्स एंड क्यूटिकल, सही है, ट्रांसपिरेशन उससे होता है। वाटर कम्स आउट एज वाटर वेपर, सही है भाई, वाटर वेपर है ना, पानी थोड़ी निकलती है ऐसे फुवारे की तरह, वेपर के फॉर्म में निकलता है। इट ऑकर्स इन ऑल प्लांट्स, हाँ इट ऑकर्स इन ऑल प्लांट्स। रूट प्रेशर इज इन्वॉल्व, नहीं रूट प्रेशर अलग फिनोमेना है, वो भी वाटर अब्जॉर्प्शन का फिनोमेना, बट दैट इज डिफरेंट, ठीक है, वो इससे ताल्लुक नहीं है, तो वो ये यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है इसके बाद। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग डे, इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द डे। इसके बाद इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट द नाइट। मतलब ये देखो, रूट ट्रांसपिरेशन दिन में जब लाइट होती है उस टाइम पे ज्यादा है,
रूट प्रेशर का फिनोमेना रिलेटिवली कब ज़्यादा दिखेगा? रात के टाइम पे, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला सही लग रहा है। अच्छा, और भी कुछ है क्या? स्टेटमेंट पढ़ लिया अगर, हो सकता है कि आगे और। तो ट्रांसपीरेशन पुल्स, मेरे ख्याल से यहाँ पे ना आगे और दिया था ऑप्शन वाइज, तो वो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ दिखाता हूँ, आगे वाला पढ़ लेता हूँ। ट्रांसपीरेशन पुल इज मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम ड्यूरिंग द डे। हाँ, मतलब मैंने बताया दिन में ट्रांसपीरेशन पुल जो है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है, रात में आपका रूट प्रेशर। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से एक और स्टेटमेंट था, और फिर उसके बाद आपको पूछा गया था कि हाँ ABCD में बताओ, और फिर एक ऑप्शन में सेकेंड और थर्ड दिया होगा। ठीक है, ये दोनों सही है। ठीक है, वो आगे कट गया हुआ यहाँ पर। आगे देखते हैं, चलो। अ प्लॉट ऑफ वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज गिवन। कहाँ पर? और मेरे ख्याल से वही है, ये वाला। ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ अ स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्या लिखा है बच्चे ने? द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। बात तो सही है। विंड स्पीड यस, ह्यूमिडिटी नहीं, ह्यूमिडिटी का उल्टा है ना, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट भी, ह्यूमिडिटी भी ऐड कर दिया। ह्यूमिडिटी नहीं होता तो सही होता। अच्छा, आगे क्या था? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस लीनियरली विद इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। नहीं है तो गलत हो गया भाई। ट्रांसपिरेशन का लाइट इंटेंसिटी बढ़ने से ट्रांसपिरेशन बढ़ रहा था, हमने देखा था, है ना? नहीं देखा तो देख लो, है ना? लाइट बढ़, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, सो दिस इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया। आगे, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। हाँ, ये गलत हो, ये सही है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ज़्यादा नमी है, ट्रांसपिरेट नहीं होगा, है ना? तो यस, थर्ड वाला सही है। आगे देखते हैं। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, और फिर ह्यूमिडिटी दे दिया, गड़बड़ हो गया यहाँ पर, फिर से ह्यूमिडिटी दे दिया। तो सी जो हमारा थर्ड वाला जो है वो सही है। तो थर्ड ओनली, यू कैन सी थर्ड ओनली, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। यहाँ गड़बड़। सो अगेन हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या दिया है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पकड़ना है। आप देख सकते हो कि ऑप्शंस 2 भी है, 3 वाले भी, तो ध्यान से सब पढ़ना पड़ेगा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। यस, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, यानी जो सुक्रोज या फूड है, वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। मैं यहाँ पर मार्क करते जाता हूँ, हाँ करेक्ट है। इसके बाद जाइलम ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। नहीं, ये सब अमाइनो एसिड या फिर जो प्रोटीन जैसी चीज़ें, अमाइनो एसिड प्रोटीन तो रिलेट कर सकते हो ना, तो ये चीज़ें जाइलम नहीं ट्रांसपोर्ट करता, तो ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ये फ्लोएम करता है। इसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन सीव ट्यूब्स। और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड, हाँ बिल्कुल, सीव ट्यूब्स जो है वो करता है। सो दिस इज करेक्ट। पढ़ा होगा 9th में आपने, सीव ट्यूब्स किसका पार्ट है बताना, जाइलम का कि फ्लोएम का बताना। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। यस, हमने पढ़ा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1, 3 और 4 करेक्ट है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन डी आएगा। ओके, मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आई गेस दिस इज द लास्ट वन। ठीक है, लास्ट है और एक है 19 ना। ओके, मैं यहाँ पर 19 तक ही दिया है आई गेस। हाँ जी, लेट अस डू इट। चलो, ये आखिरी है हमारे लिए। ओके, सो रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 9। ओके सर, वही करना है सर। आगे बढ़ते हैं। स्पेरिकल मिरर इज अ मिरर विच हैज द शेप ऑफ पीस कट आउट बाय अ स्पेरिकल सरफेस। हाँ, कि भाई अपने पास स्पेरिकल सरफेस है और उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें हमने कट कर दिया, तो देखो मिल गया स्पेरिकल। वाह, सही है भाई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। हाँ सही है। मोस्ट कॉमनली अकरिंग एग्जाम्पल ऑफ कॉनकेव मिरर्स आर शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर। येस, एज इज वेल नोन दिस टाइप ऑफ मिरर मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट प्लेस। हाँ, मतलब हम शेविंग कर रहे हैं या मेकअप कर, मैं नहीं कर रहा, मतलब जब शेविंग कर रहे हैं ऐसी चीज़ों में, तो ऐसे में हम क्या चाहते हैं कि भाई हम क्लोजर व्यू पाएँ और बेसिकली मैग्नीफाइड व्यू पाए, क्लोजर नहीं मैग्नीफाइड व्यू पाए, कि हाँ एक ढंग से कट ना जाए, है ना। तो वो चीज़ है ना, मैग्नीफाइड व्यू चाहिए हमको, थोड़ा सा ऐसा बड़ा दिखता है जब शेविंग मिरर होता है स्पेशली।
ठीक है, as is well known for magnifying the objects close to them. Okay, it has been observed that rays from distant object depart further from principal axis of concave mirror as they are brought to a focus closer to the mirror. Okay, यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, अब क्या दिया है, थोड़ा सा एडिशनल बात बताइए कि जैसे ये कॉन्केव मिरर है हमारे पास एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाले जो पैरेलल रेज आ रहे हैं ना, वो प्रॉपर एक जगह पर मिलते हैं नॉर्मली, है ना, एक जगह पर मिलते हैं, लेकिन मतलब वो एक फोकस में मिल रहा है, हम कह सकते हैं, ऐसा हमने पढ़ा भी है। लेकिन क्या हमने नहीं पढ़ा वो देखो कि अगर दूर वाले, मतलब जो पैरेलल रेज थोड़े दूर हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, मतलब मान लो ये वाले दूर हैं, तो ये ना एग्जैक्टली फोकस पे नहीं बन रहे, ये तो थोड़ा यहाँ मिल रहे हैं, पहले मिल रहे हैं, वही बताया गया है। थोड़ा सा देखो कितना, जो पास वाले रेज हैं जैसे ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, दे आर एग्जैक्टली मीटिंग एट वन पॉइंट। बाकी जो दूर वाले रेज हैं उनको देखो, वो सब इधर खिचड़ी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अलग से फैक्ट दिया हमको। हाँ जी सर, तो क्या करना है, अब सवाल देखना है और क्या। दिस लैक ऑफ परफेक्ट फोकसिंग ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड स्पेरिकल एवर्जन। इसी को स्पेरिकल एवर्जन कहते हैं, मतलब मिस्टेक एक तरीके का, ठीक है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ज्योमेट्री दैट ओनली type of mirror which does not suffer from spherical eversion is parabolic mirror. Mirror whose reflecting surface is surface of revolution of a तो ना parabolic mirror, parabol shape है, कुछ इस तरह का जो मिरर है वो आपके, जो एक्चुअली हमने पढ़ा है ना कि हाँ एग्जैक्टली जो पैरेलल लाइंस है वो फोकस में मिलती हैं, पढ़ा है ना ये चीज़। तो वो एक्चुअली अचीव हो पाता है कि इसमें पैराबोलिक मिरर में, वो इसमें अचीव हो पाता है, ये बात ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ी नहीं। ओके, ये चीज़ अचीव हो पाती है पैराबोलिक मिरर में। नॉर्मल जो अपना एकदम ऐसा सर्कुलर टाइप का रहता है उस वाले में, एकदम सर्कल वाले में नहीं हो पाता है कि नहीं, ठीक है। ये एडिशनल बताया हमको। दस अ रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ पैराबोलिक मिरर इज ब्रॉट टू द फोकस एट द सेम पॉइंट एफ नो मैटर हाउ फार द रे इज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। Since the path of light ray is completely reversible, it follows that a light source plays at, मतलब तुमने एक छोटा सा लाइट सोर्स यहाँ रख दिया तो डेफिनेटली वो सब ऐसे ही जाएंगे और सब पैरेलल निकलेंगे ना। मतलब पढ़ा हमने यही कि इन्फिनिटी में अगर सोर्स है या रेज इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो फोकस में मिलते हैं, अगर फोकस पे कुछ सोर्स रखा हुआ तो यहाँ से लाइट निकल के एकदम पैरेलल जाएंगे एकदम, है ना। रिवर्सिबल तो होता है इसका पाथ, ठीक है। अच्छा, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो सवाल पूछे गए हैं उसके देखते हैं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ पैराबोलिक मिरर इज वर्चुअल एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। पैराबोलिक मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहां होगा, वर्चुअल एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर या रियल एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमको पता फोकस कहां होता है, फोकस तो यहां होता है ना, तो रियल तो है ही, मतलब लाइट जो है वो एक्चुअली जाके वहां मिल रही है। सो यस, दिस इज रियल। वर्चुअल कब होता, जब ये पीछे की तरफ होता, वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता, तो ये रियल है और मिरर के सामने है ना, मिरर का फ्रंट के हिस्से में। सो रियल एंड फ्रंट ऑफ द मिरर, वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर, रियल एंड बिहाइंड द मिरर, ये वाला अपना सही हो गया, मतलब ये ऑप्शन है। इसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पकड़ना है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ स्पेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ स्पेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ द मिरर। उसके बाद है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना क्या करता हूँ, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ द मिरर। ओके, तो कोई भी अगर स्पेरिकल मिरर है, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, यहाँ होता है। इसका कहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक है, सो इज इट पार्ट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर का पार्ट है क्या, वो देखना, पूछना, वो समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फ्रंट ऑफ द मिरर पे है, हाँ सही है, मतलब पार्ट ऑफ द मिरर नहीं है। ठीक है, मतलब ये किसका पूछा है, ये कॉनकेव का पूछा है, मतलब दिस स्टेटमेंट ये तो सही है, दिस इज ट्रू, ये करेक्ट है।
कि हाँ फ्रंट में, कॉनकेव मिरर का फ्रंट में होता है। हाँ, फिर पहला क्या पूछा था, फिर देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ द मिरर, नॉट ऑलवेज ट्रू, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ओके, फिर क्या पूछा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर, कॉनकेव वाले मिरर में पीछे रहता है कि नहीं, हमने देखा फ्रंट में होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है, मतलब मैं इसको फॉल्स लिख दूँ, यहाँ भी फॉल्स लिख दूँ। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर, हाँ मिरर का फ्रंट कौन सा, जहाँ से लाइट आती है उस वाले को फ्रंट बोलते, तो इस वाले कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, बिहाइंड द मिरर है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये वाला भी ट्रू हो गया। यानी कौन सा ट्रू है, सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ यानी कौन सा हो गया, यानी हो गया आपका डी, बी वाले में हो गया, इसका आंसर है डी। ओके, आगे देखते हैं। After reflection from a concave mirror, rays of light parallel to principal axis converge to a point called principal focus, है ना, पैरेलल कहाँ पर आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस से मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताया, इन ऑर्डर टू फाइंड, अगला सवाल है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निकालने के लिए एक बच्चे ने बड़ी मेहनत करी और उसने एक ग्राफ बनाया, ये वाला ग्राफ, प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन किसका बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, यानी u और v के बीच में। तुम बोलो सर नीचे की तरफ क्यों बना, इधर बना लेता, तो बात सही है यार, यहाँ पर लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो u क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इसमें हमने ये भी पढ़ा है u नेगेटिव होता है ना, u विल बी नेगेटिव, तो इसलिए उस तरफ है, पॉजिटिव तो यहाँ होता। अच्छा, इसमें हमने यही पढ़ा है कि इसका जो इमेज बनता है वो भी इस तरफ बनता है मोस्टली, है ना, लास्ट वाले केस जोड़ते, तो ये v भी क्या होता है, v भी नेगेटिव है, तो उसको भी नीचे की तरफ ले लिया, इसलिए ऐसा ग्राफ बना है। ओके, अच्छा थोड़ा बेसिकली समझ लो कि सर कितना कठिन है इस चीज़ को समझना, तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20, इमेज डिस्टेंस है 10, पर जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास ले आओगे, मतलब ये कम करते जाओगे, इमेज दूर भागता है, तो पता ही है, मतलब जब इसको तुम 5 करोगे तो ये शायद 25 हो जाए, ठीक है। तो एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिक्रीजेस, एज द यू का वैल्यू कम हो रहा है, वैसे इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, v का वैल्यू बढ़ रहा है। एक केस में ऐसा होता है जब तुम बात कर रहे हो c की, कि भाई एग्जैक्टली c पे तुमने ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज भी वही फॉर्म हो रहा है। c मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो फोकस के डबल डिस्टेंस पे होता है, मतलब तुम कह दो तो 2f वाले डिस्टेंस पे क्या होता है कि जब एग्जैक्टली u और v की वैल्यू सेम होती है, तो देख भी सकते हो कि 2f वाले डिस्टेंस पे जो v और u की वैल्यू है वो सेम है। बाकी तो तुमको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम u का वैल्यू को, देखो यहाँ पर u के वैल्यू को हम डिक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे देखो तुम जब इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, मतलब तुम u की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, तो u की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो जैसे तुम जा रहे हो, वैसे v क्या हो रहा है, देखो u यहाँ पर देखो, u बहुत छोटा है, तो u जब कम है उस टाइम पे v हाई है, और तुम यहाँ इस तरफ आ जाओ, तो जब जैसे ये u हमने v को कम किया, या फिर ये कहो तो u को बढ़ा दिया, देखो u को हमने जैसे बढ़ा दिया, वैसे v की वैल्यू देखो कम हो गई, ठीक है। तो वो दिख रहा है हमको यहाँ पर कि भाई वो इनवर्सली रिलेटेड है, कि एक चीज़ बढ़ रही है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास ले आ रहे हैं, मतलब u को कम कर रहे हैं, वैसे u जो इमेज है भाग रहा दूर, यानी v की वैल्यू बढ़ रही है। अब देखते हैं यार, इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, देख लो यहाँ पर, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ अ स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पकड़ना है इसमें सही वाला क्या है, आई गेस हाँ ये वाला, द इमेज डिस्टेंस डिक्रीजेस एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर, जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास ले आ रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम कर रहे हैं, इमेज डिस्टेंस कम, ऐसा है क्या, नहीं, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, इमेज डिस्टेंस डिक्रीजेस, हमको यहाँ क्या पकड़ना है, हमको यहाँ पर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन से वो देखना, तो हम करेक्ट वाले के आगे सी लगा देंगे, फिर हम यहाँ पर कर लेंगे, इमेज डिस्टेंस डिक्रीजेस एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द फोकस, नहीं भाई, इमेज डिस्टेंस इंक्रीजेस एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर, हाँ तो ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। और देखते हैं और करेक्ट है क्या, क्योंकि दो का पेयर पूछा है यहाँ पर, द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 2f वेयर f इज द फोकस, हाँ भाई ये भी करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो भाई 2 करेक्ट मिल गए वैसे हमको, तो यहाँ पर हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन में उसी प्रकार दिया हुआ है। ओके, आगे देखते हैं भैया, अगला सवाल है
स्टडी द टेबल बिलो एंड सेलेक्ट द रो दैट हैज इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो इसमें से इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन वाले को पकड़ना है। कॉनकेव मिरर के बारे में ही पूछा गया है वैसे, तो देख लो कि ये ए बी सी डी में इनकरेक्ट कौन सा है। कॉनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो जो मैग्निफिकेशन है वो क्या रहता है, देख लेते हैं यार। तो सपोज यू हैव कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, दिस इज सी, दिस इज एफ। जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखते हैं तो उस टाइम पे कुछ यहाँ बनता है, याद आया है ना, कुछ यहाँ बनता है इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता है इन्वर्टेड फॉर्म में, मतलब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होता है, लेस देन मैग्निफिकेशन लेस देन 1, ठीक है। तो ये भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये करेक्ट है, लेस देन 1 है। इनफैक्ट -1 क्यों बोला है कि नीचे की तरफ है, नेगेटिव है ना। इसके बाद रियल इन्वर्टेड है, समझ लो ना। आगे है कॉनकेव वाले केस में ही एट सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन इट इज इक्वल टू -1, ऐसा है क्या? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, यस। सी वाले पे हमने अभी देखा था कि नीचे की तरफ होगा इसलिए माइनस, तो इक्वल टू -1, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अच्छा, कॉनकेव वाले में ही व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो देखते हैं भैया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ये वाले केस में द इमेज द मैग्निफिकेशन ग्रेटर दैन -1, इस वाले में यस, ये भी होता है ना कि यहां बनेगा ग्रेटर देन -1, दिस इज ऑल्सो ट्रू। आगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड कॉन्वेक्स का दिया है। अब नाउ वी हैव कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी को छोड़ के बाकी कोई भी केस में, ओके, तो इसमें मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है क्या? इसमें है क्या? देख लो, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, नहीं। मैग्निफिकेशन देखो, ऑब्जेक्ट का इमेज जो है स्मॉल फॉर्म होता है, तो ग्रेटर देन 1 कहाँ से होगा? नहीं, इट इज लेस देन +1, तो यानी ये हो गया तुम्हारा इनकरेक्ट। और इसी के साथ अपना ये जो पार्ट है ये होता है खत्म। और मैं अगेन कहूँगा कि भाई तुमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, स्पेशली उन चीज़ों में जहाँ पर जो इस बार नई चीज़ें हैं, भले ही इजी हो सकती हैं, ठीक है, बट सभी के लिए नहीं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप जो टेबल बेस्ड, ग्राफ बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड जो पूरे सवाल हैं, जो केस बेस्ड जिसको कहा जा रहा है, इसमें आपको खासकर ध्यान देना है, क्योंकि यही है जो पूरे नंबर दिला भी सकता है और गड़बड़ भी कर सकता है। तो आपको डेफिनेटली इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपने कोई भी आपके पास किताब है तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करो। अगर नहीं लिया है तो एक बार चेक करो, ठीक है। एड्यूकार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और सुपर रिवीजन तो चल रहा है अभी, नेक्स्ट टॉपिक आपका आई गेस इलेक्ट्रिसिटी है, तब मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।